पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गन्ने की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और उनका नियंत्रण। अरंडी की भरपूर पैदावार देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक। वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं को विभिन्न रोगों और समस्याओं से कैसे बचाएं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार लिए हुए खेतों में खड़ी है और फसल में इस समय सबसे अधिक नुकसान चोटी बेधक, अगेती प्ररोह बेधक कीटों के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, जो कि फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इनका सही तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते और आनन फानन में उन्हें जो भी दवा मिलती है उसी का छिड़काव कर देते हैं और फलस्वरूप प्रकोप कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों का आप कैसे करें प्रबंधन, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस एन तिवारी से। सबसे पहले लीजिए गन्ने के खेत में जो बीच वाली गोब है उसके सूखने का। गन्ने की बीच वाली गोब 3 प्रकार के कीड़ों के प्रकोप से सूख सकती है। पहला तो है चोटी बेधक, जिसको आप टाप बोलर कहते हैं। जब आपके खेतों में इसका प्रकोप होता है तो गन्ने की बीच वाली गोब सूख जाती है। ऐसा ही दूसरा कीट है गन्ने का अगेती प्ररोह बेधक, जिसको आप अर्ली सूट बोलर कहते हैं। इस कीट का भी जब प्रकोप होता है तो भी गन्ने के बीच वाली गोब सूख जाती है। और कभी कभी जब गन्ने में जड़ बेधक यानी रूट बोरर का प्रकोप होता है तो भी गन्ने की बीच वाली गोब आपको सूख सकती है। गन्ने की फसल में इन बेधक कीटों का प्रभाव अप्रैल से सितंबर माह तक रहता है। किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि गन्ने की फसल को बेधक कीटों से 25 से 30% तक का नुकसान होता है और इन्हीं कीटों का प्रकोप अन्य कीटों की तुलना में अधिक एरिया पर देखा जाता है। इसलिए इन कीटों का उचित नियंत्रण करने के लिए इनकी सही पहचान होना जरूरी है। सबसे पहले लीजिए चोटी बेधक। जो गन्ने के पौधे अभी 3, 4 या 5 महीने पहले बोए गए होंगे, उनकी गोब को अगर किसान भाई आराम से देखें तो बीच वाली गोब बिल्कुल सूखी हुई नजर आएगी और अगर उसको खींचते हैं तो गोब बाहर आ जाती है। तो अगर गोब बाहर आ जाती है तो 2 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होने की संभावना होती है। एक तो टाप बोरर यानी चोटी बेधक या अगेती प्ररोह बेधक यानी अर्ली सूट बोरर। अब इन दोनों प्रकार की सूढ़ियों का आकार प्रकार थोड़ा सा अलग होता है। तो बिल्कुल वास्तव में कौन सा कीड़ा आपके खेत में लगा हुआ है उसकी रोकथाम करने के लिए गन्ने के टुकड़े को फाड़ करके आप देखिए कि जो उसके अंदर सूढ़ी है वो किस प्रकार की सूढ़ी है और सूढ़ी के अनुसार आप टाप बोरर यानी अर्ली सूट बोरर का आप पहचान कर सकते हैं। टाप बोरर की सूढ़ी होती है वो सिरपोफेगा निवेला, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी सूढ़ी होती है लगभग सफ़ेद रंग की सूढ़ी होती है, छोटी सी सूढ़ी होती है। लेकिन जो अर्ली प्ररोह बेधक है वो सूढ़ी काइलो स्पीसीज़ की होती है। काइलो अलग अलग स्पीसीज है काइलो की, जिसका प्रकोप हम अर्ली सूट बोरर के नाम से जानते हैं। तो दोनों प्रकार की सूढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, आप उनकी पहचान कर लें। और आपको लगता है कि उसमें चोटी बेधक का प्रकोप हुआ है तो आपको अपने खेत में
क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC नाम की दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये एक तरल पदार्थ होता है और 375 मिलीलीटर तरल पदार्थ को आप 1000 लीटर पानी में घोल करके, और जहाँ से ज़मीन में गन्ने का टुकड़ा जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर उसके तने के पास डालना है, यानी ज़मीन में आपको डालना है। ध्यान रहे, क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC 375 मिली का घोल 1000 लीटर पानी में बना करके आप पत्तियों पर छिड़काव न करें। आप घोल को ज़मीन में डालें जहाँ से पौधा निकल रहा है। आजकल बरसात की मौसम हो रहा है, इसलिए आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बरसात न हो रही हो वहाँ पर अगले दिन किसानों को पानी देना पड़ता है, क्योंकि पानी देने के बाद वो दवा पानी में घुल करके ज़मीन के अंदर चली जाती है और फिर पौधे के अंग अंग में पहुंच जाती है। ये दवा अंतर प्रवाही दवा होती है, तो पौधे के अंग अंग में जड़ों के माध्यम से चली जाएगी और जो कीड़ा अंदर बैठ करके खा रहा होगा वो मर जाएगा। जहाँ गन्ने की फसल 5 या 6 महीने की पुरानी हो गई है, गन्ने काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और उसमें सबसे ऊपरी गांठ होती है, वहाँ से कई शाखाएँ निकल रही हैं। इसका मतलब बीच वाली गोह मर गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी शाखाएँ निकल रही हैं और एक बंच के रूप में बंची टाप वहाँ पर बन रहा है। तो अगर गन्ने में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी गन्ने के टॉप बोरर यानी चोटी बेधक के प्रकोप का होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जब गन्ने के टुकड़े बड़े हो गए हों तब आपको क्लोरांट्रानिलीप्रोले नाम की दवा काम नहीं करती है। ऐसी अवस्था में जो कार्बोफ्यूरान का ग्रेन्यूल होता है, कार्बोफ्यूरान 3CG, ये ग्रेन्यूल आपको अपने खेत में डालना पड़ेगा लगभग 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। दूसरा कीट जिसकी वजह से गन्ने की बीच वाली गोह मर सकती है उसका नाम है गन्ने का अगेती प्ररोह बेधक, अर्ली सूट बोरर। अर्ली सूट बोरर का भी जब प्रकोप होता है तो गन्ने की बीच वाली गोह सूखती है। इस कीट के प्रकोप होने पर भी आप उसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, एक दवा का प्रयोग जो कि आपने चोटी बेधक के लिए किया है, यानी क्लोरांट्रानिलीप्रोले 18.5 SC। इस दवा को भी आपको जमीन में ही डालना पड़ेगा, तभी आपको समुचित लाभ मिलेगा। पत्तियों पर आप छिड़काव न करें। गन्ने के अगेती प्ररोह बेधक को नियंत्रित करने के लिए जो दूसरी दवा का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 2 रूप से आपको बाजार में उपलब्ध होता है। एक तो फिप्रोनिल 0.3 GR, छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं जिसमें 0.3% जहर होता है, और दूसरा फिप्रोनिल 5 SC। इन दोनों दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.3 GR का प्रयोग हम तब करते हैं जब गन्ने की हम बुआई कर रहे होते हैं, गन्ने की नालियों में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी मात्रा वही है, 25 से 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। जो किसान भाई ऐसा नहीं कर पाए हैं और बाद में आप डालना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 5 SC नाम की दवा आती है जो तरल पदार्थ है। लगभग 2 लीटर दवा को लेकर के आप 1000 लीटर पानी में घोलिए और इसको आप जमीन में डालिए। जैसे आपने क्लोरांट्रानिलीप्रोले डाल रखा है वैसे ही जमीन में इसको डालिए और अगले दिन पानी दे दीजिए। तो पानी में घुल करके ये अंतर प्रवाही दवा पौधे के अंग अंग में पहुंच जाएगी और जहां कहीं भी कीड़े होंगे वो वहीं पर मर जाएंगे। तीसरा कीट मैंने आपको बताया था कि गन्ने में जड़ बेधक यानी रूट बोरर के प्रकोप से भी गन्ने की बीच वाली गोह सूख सकती है। तो जहाँ पर जड़ बेधक का प्रकोप होगा वहाँ पर जड़ के पास पौधे को उखाड़ करके देखिए, आपको एक सफ़ेद रंग की सूंडी दिखाई देगी जिसके शरीर के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। सूंडी काफ़ी छोटी होती है, सफ़ेद रंग की होती है और उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी होती है और ज़मीन के सतह के पास ही जो गन्ने का टुकड़ा होता है उसमें छेद करके ये सूंडी दिखाई देती है। तो अगर इस प्रकार की सूंडी दिखाई देती है तो आप फिप्रोनिल 0.3 GR जो हमने दवा बताई थी उसी रेट पर यानी 25 से 33 किलोग्राम या फिप्रोनिल 5 SC का प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे क्योंकि कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में खूब स्वागत करती हूं और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे राज्य में तिलहनी फसलों के अंतर्गत अरंडी की खेती तराई क्षेत्रों और बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुतायत रूप में की जाती है, लेकिन इसकी औसत उपज अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। जिसके कारणों पर अगर नजर डालें तो उसमें प्रमुख है लोकल और पुराने बीजों का चुनाव और वही परंपरागत तरीके से इसकी खेती करना। अतः प्रदेश के जो भी किसान भाई अरंडी की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इसकी कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और वैज्ञानिक तकनीकी से खेती किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. रेड्डी। किसान भाइयों, अरंडी खेती के बारे में मैं कुछ किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं। अरंडी फसल को बरसात में फसल के रूप में ज़्यादा लेते हैं। जहां कुछ भी नहीं होता, जहां सोयाबीन, मक्का और कोई भी फसल नहीं होता, ऐसे ज़मीन में भी अरंडी बहुत खूब अच्छा तरीके से हो जाता। अच्छा भूमि खेती बढ़िया तैयार करना चाहिए और पानी क्या है कि रुकना नहीं चाहिए। ज़मीन हर ज़मीन में, हर प्रकार की ज़मीन में हो जाता है, मगर ज़मीन में बरसात में पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन अपन को चयन करें। हमने कई वेराइटीज़ मैंने तैयार किया हूँ। किसान भाइयों, ये तो थी अरंडी की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में, लेकिन किस्म के चुनाव कर लेने से ही अधिक उपज नहीं मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि इसकी बुआई वैज्ञानिक तकनीक से की जाए। तो किस तरह से करना है इसकी बुआई, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इन वेराइटियों को उपयोग करके आप अरंडी का खेती ऐसे कर सकते हैं। और लगाने का विधि, अरंडी को क्या है कि जुलाई अगस्त तक लगाया जाता है। थोड़ा सा बरसात में लगाने के समय में क्या है कि जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा गिरने का संभावना रहता है, थोड़ा सा रेज बेड लगा के यदि बीज वगैरह डिबलिंग यदि कर दिया जाए तो ज़्यादा सक्सेस रहेगा। 1 एकड़ में इसका बीज का मात्रा 2 किलो प्रति एकड़ या 5 किलो प्रति हेक्टेयर का ज़रूरत है। अरंडी को 1 किलो बीज को ट्रीटमेंट बेबिस्टिन से 3 ग्राम प्रति किलो बीज को लगाने से पहले उसमें मिलाना चाहिए। थोड़ा सा कोटिंग हो जाते हैं। शुरू में जो सीड राटिंग आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं आती है। तो अपन को क्या कि कितना दूरी लगाना ये बता देता हूँ। यदि ज़मीन बहुत ही मतलब रेतीली ज़मीन है, 3 फीट में दूरी में लगाना चाहिए। यदि थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है, 4 फीट दूरी में यहाँ इसको लगाना चाहिए। पास में लगाने से क्या कि ये फसल बढ़ जाता है, उत्पादन नहीं आता। यदि काली जमीन होता है, कतार के कतार दूर 5 फीट और पौधे के दूर में 4 फीट यदि लगा देंगे, एक पौधे में 1 किलो से 2 किलो तक अपन को उत्पादन आता है। पौधे बहुत अच्छा बनता है, इससे रोग भी नहीं आता है और कीड़े भी ज़्यादा नहीं लगते। इस फसल की अच्छी वृद्धि और बढ़वार के लिए जरूरी है कि मिट्टी में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। इसके लिए मृदा परीक्षण के अनुसार पोषक तत्वों को उपयोग करें और यदि मिट्टी की जांच न कराई हो, उस स्थिति में आपको उर्वरकों की कितनी मात्रा प्रयोग में लाना है, आइए जानते हैं। फर्टिलाइजर डोज क्या है कि रेनफेड फसल में 40-40 और 20 NPK का जरूरत रहती है। और यदि इरिगेटेड में क्या है कि अपन को 80-60-40 अपन को NPK इस्तेमाल करना चाहिए प्रति हेक्टेयर में। ये यदि रेनफेड का खेती में अपन को 40 किलो स्पोर एंड 20 किलो पोटैश जब खेती तैयार करते हैं तभी अपन को देना चाहिए। और बाद में क्या है कि नाइट्रोजन जैसे 20 दिन एंड 60 दिन जैसे हर मंथ में एक बार टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए ताकि अपन को अच्छा पैदावार होता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
प्रत्येक पशुपालक की चाह होती है कि उसका पशु स्वस्थ रहने के अलावा दूध भी अधिक देता रहे। लेकिन पशुपालक भाइयों, जैसा कि विदित है, प्रदेश में इस समय बरसात का मौसम है और ऐसे में दुधारू पशुओं में कई तरह की बीमारियां और समस्याएं देखने में आती हैं। लेकिन हमारे कुछ पशुपालक भाइयों को इनकी सही तरह से पहचान न होने के कारण वो इन बीमारी से ग्रसित पशुओं का सही समय पर उपचार नहीं करवा पाते, जिसके चलते उनके पशुओं का दुग्ध उत्पादन तो कम हो ही जाता है, इसके अलावा कुछ पशुओं की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पशुपालक भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर जे सिंह। आज हम पशुओं में बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत बात करेंगे। तो ये व्याधियाँ अलग अलग प्रजाति के पशुओं में अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ व्याधियाँ कॉमन होती हैं, जैसे कि अगर हम गाय भैंसों की प्रजाति की व्याधियों के बारे में अगर ध्यान दें या उन पर नज़र डालें तो इसमें सबसे पहली व्याधि होती है, जो कि पहली बरसात जब होती है तो उस समय मिट्टी का कुछ अंश जो है स्प्लैशिंग के रूप में पेड़ पौधों पर या घासों पर जमा हो जाता है। अगर पशु ऐसे घास को या पेड़ पौधों को चरता है तो उसमें मिट्टी के साथ साथ कुछ जीवाणु या रोगाणु चले जाते हैं, जो कि इंट्राइटिस या फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, जिससे आंत्रशोथ हो जाती है, एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा पशु अगर ज़्यादा समय तक पानी से भीगता है, बरसात की पानी से भीगता है या बरसात की पानी की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसके आवासीय स्थल पर या घरों में पानी घुस जाता है, तो उसकी वजह से जो व्याधियाँ होती हैं वो कई तरह की व्याधियाँ होती हैं। किसान भाइयों, बरसात जब लगातार होने लगती है तो पशुओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई घातक बीमारियां तो पशुओं के लिए जानलेवा भी होती हैं। तो पशुपालक भाइयों, बरसात में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी समस्याएं और बीमारियां आ सकती हैं और उनकी पहचान और बचाव के लिए क्या उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। एक व्याधि बहुत कॉमन है, जिसमें कि पशु के खुर का सड़ान होता है, जिसको फुट रॉट कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से फुट रॉट या एक उसमें कुछ एनरोब्स घुस जाते हैं और उसमें जो है सड़ान की वजह से यहाँ तक कि जानवर के लिए मृत्युलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो कि निमोनिया कहते हैं। पशु ज़्यादा भीग जाता है तो उसमें उसके शरीर में कंपन होता है, शिवरिंग होने लगती है और उसकी वजह से उसके फेफड़ों में कुछ एक्जुडेट इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर कुछ पैथोजन होते हैं, कुछ रोगाणु होते हैं जो कि फ्लेयर अप कर जाते हैं। तो उसकी वजह से निमोनिया कई तरह का होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया। तो जो भी डॉर्मेंट पैथोजन फेफड़े में होते हैं पशु के, वो उसकी निमोनिया का कारण बनते हैं। लेकिन भीगना पशु का एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से निमोनिया प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके अलावा एक कोल्ड एक्सपोजर निमोनिया भी होता है। ज़्यादा बरसात की वजह से थोड़ा ठंड बढ़ जाती है, हवा चलने लगती है, और विशेष रूप से जब ये रेनी सीजन में जो लगातार 4-5 दिन 6 दिन तक झाल जैसी स्थिति हो जाती है, ऐसे में पशु के भीगने के कारण उनको ठंड का एक्सपोजर हो जाता है। तो ये सब बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ हैं, जैसे कि जो इक्टोपैरासाइट के कारण होती हैं, जो बाह्य परजीवी जिसको हम कहते हैं, जैसे लाइस हो गया या जिसको कि हम ढील कहते हैं, किलनी, जू अथवा मक्खी, डंस, ये सब एक्टोपैरासाइट्स हैं जिनके काटने की वजह से जानवर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, न्यूसेंस होता है, उनको बहुत पेन होता है, जानवर पैनिक हो जाते हैं। इसके अलावा वो ठीक से चर नहीं पाते, जुगाली नहीं कर पाते, और इनकी वजह से फ्लाई न्यूसेंस की वजह से एनीमिया या बीमारी तो होती है, साथ में उनका जो उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और इस समय जो बरसात के दिनों में विशेष रूप से जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, जो पानी पीने के कारण होती है, क्योंकि पानी बरसात के शुरू में बहुत गंदा होता है, तो अगर बरसात के पानी का पशु सेवन करेंगे तो उनको तमाम पेट की बीमारियां हो जाएंगी। इसके अलावा जो कुछ संक्रामक रोग हैं जो भी बहुतायत के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि गला घोंटू हो गया, गला घोंटू जिसको हम हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया भी कहते हैं, ये बीमारी इस समय बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें पशु की मृत्यु 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाती है। अगर आप पशु का आपने टीकाकरण नहीं कराया है किसी कारण से, तो आप अभी भी इसको अविलंब अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। इसके अलावा एक बीमारी लंगड़ी बीमारी होती है, ये भी इस समय बहुत होती है। इसके अलावा एक
जो है खुरपका मुंहपका रोग है, जिसको हम एफएमडी भी कहते हैं, वो भी बरसात के दिनों में होता है, क्योंकि इसमें जो है इस दौरान जो डिजीज के जो ट्रांसमिशन फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिविलेंट होते हैं। तो ये सब बीमारियां बहुत कॉमन है जो कि बहुतायत रूप से होती हैं। इन बीमारियों का उपचार हम स्वयं तो नहीं कर सकते, इसलिए इन बताई गई बीमारियों में से यदि किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो आप देर न करें, जल्द से जल्द अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उपचार कराएं। पशुपालक भाइयों, एक कहावत है, उपचार से अच्छा बचाव है, यानी कि बीमारी आए ही नहीं, इसके लिए उचित प्रबंधन ही सबसे बेहतर उपाय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बरसात में पशुओं को ढेर सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप सावधानी पूर्वक अपने जानवर का खान पान, उसकी रहन आवासीय व्यवस्था, पशु को ज़्यादा देर तक बरसात में भीगते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उनको ये सब बीमारियां जो मैंने बताया इसमें से कोई न कोई बीमारी लग जाएगी और पशु पनपेगा नहीं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बुरापुर वाराणसी के गिरधारी लाल ने, आपने ड्रम सीडर से धान की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ड्रम सीडर जो है उससे धान के बीजों की सीधे बुआई हो जाती है, उसमें हम लोगों को नर्सरी की आवश्यकता नहीं किसान भाइयों को पड़ती है। ड्रम सीडर में लगभग 5 पंक्तियां बीज की लाइन जो है एक साथ बो देते हैं हम लोग, और एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 0.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ के आसपास इसकी बुआई कर लेता है। ड्रम सीडर एक प्लास्टिक का बना यंत्र है जिसका भार लगभग 6 किलोग्राम होता है। इसमें 4 से 6 ड्रम लगे होते हैं जिसमें निश्चित दूरी पर छिद्र बने होते हैं, जिससे सस्तुत दूरी पर बीजों की बुआई होती है और एक बार में 8 से 10 पंक्तियों में बुआई हो जाती है। इसमें खींचने के लिए एक हैंडल बना होता है जिसे पकड़कर खींचा जाता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुआई करने पर नर्सरी और रुपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। कम पानी में भी फसल की उचित बढ़वार होती है। ऊपरी जमीन जहां पर पानी जल्दी सूख जाता है वहां भी इस विधि से बुआई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि में देर से बुआई करने पर भी फसल की उचित बढ़वार होती है और उपज भी आशा के अनुरूप मिलती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितना हम रुपाई करके फसलों से उपज पाते हैं उतनी ही उपज इस विधि को भी अपनाकर ले सकते हैं। और इसकी बुआई के लिए ड्रम सीडर 1.25 मीटर का लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है बीज के लिए, और इसमें बीज भरे जाते हैं। समानता बीज जो है 24 घंटे हम लोग पानी में भिगो के सुखा लेते हैं, तो वो हल्का जर्मिनेशन उसमें हो जाता है, तो उसको भर देते हैं इसमें, और पंक्ति में ये बीज अपने आप लाइन में स्पेसिफाइड दूरी पर गिरते हैं। इस छेद उसमें इस तरह से बने होते हैं, दूरी मेंटेन रहती है लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है भवानीपुर मथुरा के रामदत्त शर्मा ने, आपने अरहर की बुआई पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और अब अरहर बुआई का समय चल रहा है, किसान भाई उसको किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करके थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रख करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अरहर के उत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में। तो सबसे पहली बात आती है भूमि के चुनाव की। तो इसके लिए हल्की दोमट अथवा मध्यम भारी प्रचुर स्फुर वाली भूमि जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था हो उपयुक्त रहती है। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो भूमि की तैयारी के लिए प्रारंभ में 2 या 3 बार हल अथवा बखर चलाकर खेत को तैयार कर लें। इसके बाद किस्मों का चुनाव करें। तत्पश्चात उपयुक्त किस्मों की बुवाई करें, जो इस प्रकार है।
इसके बाद हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो बोनी के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल खाद के रूप में दें। साथ ही बीज की बुवाई 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। सीड को बोने से पहले हमको राइजोबियम कल्चर या ट्राइकोडर्मा से उसको पहले सीड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम कल्चर अगर मिल जाता है तो लेकर के 1 किलो सीड में हम उसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा उसमें हल्का पानी मिला देंगे, जिससे बीज के ऊपर ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम कल्चर चिपक जाए। और रेज बेडर से हम मैंड बना लेते हैं और मैंड पे ही किसान भाई उसकी जो है बुआई करनी चाहिए। और मैंडों पे अगर बुआई करते हैं उससे क्या फ़ायदे होते हैं? उससे एक ये फ़ायदा होता है, अगर बारिश हमारी हो जाती है, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश अगर हो जाती है तो हमारा सीड गलने से बच जाएगा और हमारा प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता फटाफट नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु शिमला मिर्च की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। वर्षा ऋतु में बकरियों में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।